फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज और वन लाइनर्स करने वाले हैं कंप्लीट एससीईआरटी विज्ञान के रिवीजन सीरीज में। आज हम क्लास 8th से क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें से वन लाइनर्स इस 2 चैप्टर्स में से जो भी हैं वो सब कुछ हम करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है खनिज और धातु और दूसरा चैप्टर है मानव निर्मित वस्तुएं, और ये दोनों ही टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इनकी। तो सबसे पहले, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। पहला है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है, यानी कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका क्षरण हो सकता है, यानी जिसमें जंग लग सकती है। तो लकड़ी में जंग नहीं लगती, स्टील में भी जंग नहीं लगती, और अगर तेल लगा दें किसी लोहे की छड़ में तो उसमें भी जंग नहीं लगती। जंग क्यों लगती है? जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करे। खासतौर पे अगर हम लोहे की बात करें तो जब ये ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ क्रिया करता है तब इसमें जंग लगती है। और खुली स्थान पे अगर लोहे की छड़ रखी है तो कहाँ रखी है, यानी वो नमी वाले स्थान पे, तो यहाँ पर जंग लगने के चांसेज हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? तो सांद्रण की विधि में आता है जो सबसे पहले जो बड़े अशुद्धियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं धातु से, जब धातु की सफाई कर रहे होते हैं, धातु को हम निकालते हैं जमीन से खनिज के रूप में, तो जब उसकी सफाई करते हैं तो उस समय सांद्रण की विधि का सबसे पहला प्रयोग होता है, सांद्रण की विधि। इसमें बड़ी बड़ी जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम निकालते हैं। तो इसमें हम 3 विधियों का यूज करते हैं, फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो इन तीनों के यूज से हम सांद्रण की विधि करते हैं। उसके बाद अगला है निस्तापन। निस्तापन अलग है, जब धातु का निष्कर्षण करने लगते हैं तब इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कि यहाँ रिक्त स्थान मुझे लगा था कि इससे जुड़े हुए एमसीक्यू जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया था। सोडियम धातु को किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। ठीक है, यानी मिट्टी के तेल में। जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। धातु से तार बनाने का गुण क्या कहलाता है? तारत्व कहलाता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में धातु जिस खनिज में हो उसको हम अयस्क कहते हैं। जहाँ से हम कम लागत में ज़्यादा खनिज निकाल सकें, ज़्यादा धातु निकाल सकें, उस खनिज को अयस्क कहते हैं। इसीलिए जितने भी ओर्स हैं वे क्या हैं? खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज ओर नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज और धातु के वन लाइनर्स। इस चैप्टर में जितना भी था मैंने सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पर। और आई होप जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका पूरा तैयार हो चुका रहेगा। यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें खनिज की। खनिज किसे कहते हैं? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक तत्व और यौगिक जो हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? खनिज कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यही लिखा है कि इनऑर्गेनिक, लेकिन वास्तव में क्या है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही होते हैं। जैसे कि हम पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं तो उसे भी हम द्रव खनिज कहते हैं। ठीक है, द्रवित खनिज कहते हैं ना पेट्रोलियम को, तो वह भी हम खनन क्रिया के द्वारा निकालते हैं। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि खनन क्रिया के द्वारा निकालने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब बात करें सर्वाधिक सामान्य खनिज की, तो सिलिकेट्स जो होते हैं, यानी हमारी धरती में सबसे ज़्यादा क्या है? चट्टानें हैं। तो और ये चट्टानें बनी किससे हैं? सिलिकेट से बनी हुई हैं। तो इसलिए कहें तो सबसे जो सामान्य खनिज है वह क्या है? सिलिकेट है। ठीक है, अयस्क या ओर किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिसे धातु निष्कर्षण अधिक मात्रा में हो और लागत कम हो। ठीक है, इसे हम अयस्क कहते हैं। इसीलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं। धात्विक खनिज के रूप में ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट होता है। मतलब जो धात्विक खनिज होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बताएं कि अगर तांबे का जो अयस्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैल्कोपाइराइट कहते हैं। ये नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार तो हेमेटाइट को ही पूछा गया है। तो देखो, तांबे का जो अयस्क होता है उसे क्या कहते हैं? कैल्कोपाइराइट कहते हैं। ठीक है, कॉपर, फेरस, सल्फेट। ठीक है, तो कैल्कोपाइराइट में क्या है? कॉपर के साथ साथ क्या है? आयरन भी है। मतलब कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जो कि किसी और धातु के साथ भी पाए जाते हैं। मतलब एक से अधिक धातुएं जब एक साथ पाई जाती हैं, ठीक है,
यहाँ पर इनकी बात कर रहा है। जैसे तांबे का जो अयस्क है कैल्कोपायराइट, उसमें आयरन भी है। ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम का जो अयस्क है उसमें भी आयरन पाया जाता है। टाइटेनियम का जो अयस्क है उसमें भी आयरन पाया जाता है। तो क्रोमियम का जो अयस्क है वो क्या है, क्रोमाइट है। टाइटेनियम का अयस्क क्या है, इल्मेनाइट है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। अब कुछ अयस्क हैं, इनको आप देख लो, और उन अयस्क के किसके अयस्क हैं आपको ये भी पता चल जाएगा और किस रूप में है। जैसे कि कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फेट के रूप में है पाए जाते हैं अयस्क। ठीक है, तो इन चारों रूपों में देख लो। मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है, मैग्नीशियम धातु है और इसका जो अयस्क होता है, मतलब जिस रूप में यह मिट्टी के अंदर मिलता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेसाइट। ठीक है, MgCO3। जिंक यानी जस्ता का जो होता है, अयस्क होता है, जिस रूप में यह मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर है भूपर्पटी में, वो होता है कैलेमाइन। ठीक है, क्या होता है, कैलेमाइन। और यह जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में। अगला है लेड पाया जाता है गैलेना का फॉर्म में। पीबीएस ये सल्फाइड होता है। कॉपर क्या होता है, कॉपर ग्लास के फॉर्म में पाया जाता है, और ये कॉपर के साथ क्या होता है, सल्फाइड होता है, यानी सल्फर का होता है। ठीक है, आयरन का जो अयस्क हो वो क्या है, हेमेटाइट है। FeO3 यह ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। इसमें Al2O3 2H2O, यानी यहाँ भी ऑक्साइड के फॉर्म में है। सिल्वर अर्जेंटाइट के रूप में पाया जाता है। Ag2S, इसमें क्या है, सल्फर है। ठीक है, कैल्शियम जिप्सम के रूप में पाया जाता है। इसमें क्या है, CaSO4 2H2O, यानी सल्फेट के फॉर्म में ये पाया जा रहा है। तो आपको याद जो करना है वो ये नाम है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो अयस्क है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेसाइट। जिंक का कैलेमाइन, लेड का गैलेना, कॉपर ग्लास, आयरन हेमेटाइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, सिल्वर अर्जेंटाइट और कैल्शियम का जिप्सम। ओके, तो ये आपको याद करना है। अब बात करें कुछ धातु की, और हमारे देश में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उनकी बात देखो। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा का अयस्क क्या है, हेमेटाइट। और इसका जो प्राप्ति स्थान है वो क्या है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। इस तरह से तांबा है, तांबा का जो अयस्क है वो कॉपर पाइराइट है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, कॉपर पाइराइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इस तरह सोना हमारे भारत में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे देखो, जो सोना है और चांदी है ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी ऑक्साइड के रूप में नहीं पाए जाते। अगर ये ऑक्साइड के रूप में होते ना तो वह जंग हो जाता है। जैसे चांदी का अगर सल्फाइड है तो क्या हो रहा है, उसका जंग हो जा रहा है। जैसे काला हो जाता है ना सल्फाइड के साथ, यह उसके साथ जब किसी सल्फर के साथ जुड़ता है तो सल्फाइड बनाता है। ठीक है, तो यह मुक्त अवस्था में ये सब पाए जाती है। एक कोलार खान है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, अयस्क बॉक्साइट होता है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कैल्शियम चूना पत्थर है, यह सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ अधात्विक खनिजों की, जैसे कि अवरक है। अवरक कहाँ पे पाया जाता है, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में। इस तरह जो बहुमूल्य पत्थर हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर पाया जाता है। अगर हम कोयले की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में पाया जाता है। अच्छा, प्लैटिनम हमारे देश में नहीं पाया जाता है। ठीक है, भारत में सोना, तांबा और जिंक तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है। ठीक है, हमारे यहाँ ये सब बहुत कम पाया जाता है और प्लैटिनम तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। अब हम बात करें कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, धातु को हम निकालते कैसे हैं, किस रूप में धातु निकलती है, और हम उसे, जैसे जो हम देख रहे होते हैं ना रियल में, जो हमारे सामने धातुएं आती हैं उनका ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वे क्या होती हैं, अशुद्ध रूप में मिलती हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो इसी अशुद्धियों को जो धातु का निष्कर्षण होता है ना उसे कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी क्या होता है, धातु का निष्कर्षण है। इसको धातु कर्म भी कहते हैं, जैसे धातु को निकालना और शुद्ध करना, ये कहलाता है धातु का निष्कर्षण। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं क्या, अयस्क का सांद्रण। सांद्रण में क्या होता है, अयस्क से जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकालने का काम करते हैं। तो और इसमें 3 तरह का यूज करते हैं, 3 तरह की विधियों का यूज करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लावन विधि। अच्छा, जब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या यूज करते हैं तो तब करते हैं जबकि जो अशुद्धि है वह धातु से हल्की हो, और जब धातु से हल्की होगी तो वह क्या होगी, ऊपर आ जाएगी और हम ऊपर से धातु की अशुद्धियों को निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से
जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है उसका प्रयोग हम तब करते हैं जबकि अशुद्धि में चुंबकीय हो। ठीक है, जो धातु है उसमें जो अशुद्धियां हों वो कैसी हो, चुंबकीय हो, तो उनके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से हम फेन प्लवन विधि का यूज करते हैं जबकि उसमें सल्फाइड मिला हो। और सल्फाइड क्या होता है कि यह जैसे अशुद्धियाँ जब भारी होती हैं किसी पदार्थ से, जो धातु है उससे जब भारी हो तो फिर उसके लिए हम फेन प्लवन विधि का यूज करते हैं। यह नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और उसको निकाल लिया जाता है। अब हम बात करें दूसरा, इसके बाद जब हम धातु कर्म हो जाता है, मतलब धातु का निष्कर्षण, अयस्क का सांद्रण होता है, उसके बाद अयस्क के सांद्रण के बाद क्या होता है, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। ठीक है, अभी क्या है, बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ अशुद्धियाँ बाकी हैं जो काफ़ी छोटी हैं, तो उनको निकालने के लिए हम दूसरा विधि अपनाते हैं, सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। ठीक है, इसमें जो कुछ विधियां हैं उसमें विधियां हैं, सबसे पहला है निस्तापन, भर्जन और तीसरा है प्रगलन। तो निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, निस्तापन का मतलब होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, यह क्रिया वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन कहाँ करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में। तो सबसे पहली जो क्रिया है धातु के निष्कर्षण की, निस्तापन, वह हम कब कर रहे हैं, जब वायु की अनुपस्थिति है। ठीक है, इसमें अयस्क से हम क्या बनाते हैं, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, और जैसे कि लेड कार्बोनेट है ना, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो जब भी हम वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन करते हैं तो इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, और जो कार्बोनेट है वह किस में चेंज हो रहा है, जो अयस्क है वो क्या किस में चेंज हो रहा है, ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अयस्क धातु के ऑक्साइड में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, इसके वजह से एग्जाम्पल ले लो, लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट को गर्म करने पर, और कब गर्म कर रहे हैं, वायु की अनुपस्थिति में, तो क्या निकलता है, लेड ऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब दूसरा होता है रोस्टिंग या भर्जन करना, तो यह वायु की उपस्थिति होती है। ठीक है, जब वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हो तो उसे क्या कहते हैं, भर्जन करते हैं। ठीक है, या रोस्टिंग करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉपर सल्फाइड जो है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और साथ में सल्फाइड बन रहा है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि हो गई और कॉपर ऑक्साइड हमें मिल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद स्मेल्टिंग करते हैं। जब पहले और दूसरी विधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं, स्मेल्टिंग या प्रगलन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भर्जित हेमेटाइट अयस्क होता है यह किसके लिए है, लोहे के लिए। तो लोहे का जो अयस्क है वह क्या कहलाता है, हेमेटाइट कहलाता है। तो भर्जित हेमेटाइट अयस्क के साथ हम कोक मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाते हैं। ठीक है, और फिर इनको हम वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रगलन के द्वारा जो ऐसी अशुद्धियाँ जो गल नहीं सकती, ठीक है, अगलनीय अशुद्धियाँ जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तब वो गलती हैं और इस तरह से हम उनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि जब हम इन अशुद्धियों को दूर करते हैं, और कहाँ से दूर कर रहे हैं, हेमेटाइट से, और हेमेटाइट क्या है, लोहे का अयस्क है। तो हेमेटाइट से जब इसको अलग कर लेते हैं तो जो हमें मिलता है वह होता है पिग आयरन। ठीक है, प्रगलन के बाद हेमेटाइट से हमें जो मिलता है वह क्या होता है, पिग आयरन। इसको हम कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा भंगुर होता है। भंगुर मतलब क्या होता है, ब्राइटल यानी नष्ट, इसका गलनांक काफ़ी कम होता है तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी ये गल सकता है। ठीक है, कम टेम्परेचर पे ये गल सकता है। ठीक है, लिक्विड में चेंज हो सकता है। इसमें 93% तक क्या होता है, आयरन होता है। कितना होता है, 93% आयरन होता है, 4 to 5% कार्बन होता है, और जो शेष बचता है वो सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिका का यह अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, ये अशुद्धियाँ होती हैं, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, इसका यूज हम क्या करते हैं, जो पाइप वगैरह बनते हैं, स्टोरेज टैंक बनते हैं, बाथ टब बनते हैं, इसमें हम यूज करते हैं कच्चा लोहा या ढलवा लोहा का। ठीक है, इसके बाद इन अशुद्धियों को कम करने के लिए हम धातु का शोधन करते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों को, जब थोड़ी बहुत जो अशुद्धियाँ बची हैं इनको भी खत्म करने के लिए हम धातु का शोधन करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो मेटल है, मेटल को हम साल्ट के फॉर्म में मेटल का लवण लेते हैं, ठीक है, धातु का लवण लेंगे और उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक एनोड की छड़ लेते हैं, ठीक है, जो कि किसकी बनी होती है, इम्प्योर मेटल रॉड को, ठीक है, इम्प्योर मेटल रॉड को, जो अशुद्ध मेटल है, अशुद्ध धातु की छड़ है, उसको हम एनोड मानते हैं, ठीक है, और जो शुद्ध धातु की छड़ है उसे हम कैथोड मानते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, इसमें विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है, एनोड से जितने शुद्ध पदार्थ हैं, जितने शुद्ध धातुएं हैं वे कहाँ चली आएंगी, कैथोड के पास, क्योंकि यह प्योर है, और इम्प्योर से प्योर की तरफ चली आती हैं। तो जब एनोड से कैथोड की आती हैं तो कैथोड पर क्या जमा हो गया, यहाँ पर प्योर यानी शुद्ध मेटल, यहाँ पर शुद्ध धातु यहाँ पर जमा हो जाती है, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी होती है, जो अशुद्धि होती है, वो कहाँ रह गई, एनोड पे रह गई। तो इसीलिए एनोड पर जो अशुद्धि बची उसे क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, ठीक है। जो अशुद्धियाँ बच जाती हैं उसे क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी जो अयस्क होता है उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे प्राप्त किया, सबसे पहले उसका सांद्रण किया। सांद्रण की 3 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लान विधि। उसके बाद उसके जो सांद्रण के बाद हमने सांद्रण से धातु का निष्कर्षण किया। इसकी भी 3 विधियां हैं, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन, ठीक है। और इसके बाद जब प्रगलन कर लिया उसके बाद हमने धातु का शोधन किया। इसको हमने किससे किया, विद्युत अपघटनी विधि से किया, और इस तरह से हमें प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है मेटल, ठीक है। जैसे कि इस्पात मिलता है इसके बाद, और इस्पात क्या है, मोटर गाड़ी, ये नट बोल्ट, ये सब जो बनाते हैं हम, जो काफ़ी मजबूत होते हैं, वे इसी लोहे से बनते हैं, ठीक है, शुद्ध लोहे से, ठीक है। इसमें जो आयरन होता है वह 98.8% से लेकर 99.8% तक होता है, ठीक है। कार्बन इसमें 0.25% होता है, और जो शेष बचता है वह यही सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं धातुओं का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके भौतिक गुणों को देखेंगे, जो हम ऊपर से देख पाते हैं। तो ये भौतिक गुण क्या होते हैं कि सामान्य ताप पर जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं, सिवाय किसके, पारा के। पारा जो है वह कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं। हम सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना नरम होता है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। तो इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। धातुओं में चमक होती है, ओके। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात का मतलब चोट करना, और वर्धनीयता का मतलब बढ़ना होता है। तो जब इनको मारते हैं ना तो ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का जो गुण है वह कहाँ पर है, सोने और चांदी में पाया जाता है, ठीक है। मैलिएबिलिटी जो गुण है, आघात वर्धनीयता, वह सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, सोने और चांदी में। और इसीलिए पता है, अगर 1 ग्राम जो 1 सेंटीमीटर की मोटाई की जो चादर है ना, मतलब अगर हम जो गोल्ड है, ठीक है, उसको 1 सेंटीमीटर की अगर एक बात करें कि इतनी मोटाई में उसकी हम 20 लाख चादरें बना सकते हैं। इतना ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। इसी तरह इसमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब खिंचाव का गुण, खींचने पर इसके तार बन सकते हैं। तो इसमें 2 होती है। अगर इसकी चद्दर बनानी है यानी प्लेट बनानी है तो हम उसको आघात वर्धन करते हैं, ठीक है, मतलब उसको पीटते हैं। और अगर हमें उसको तार बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम सोने को लें तो हम उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है, इतना अच्छा गुण। इसी तरह से जो सिल्वर होता है उसकी बहुत बारीक पन्नियाँ बन सकती है, जैसे कि जो मिठाइयों को सजाने में आती है ना, सिल्वर की लेयर एक लगी होती है मिठाइयों में, तो वह इसी वजह से बन पाती है, ठीक है। अब धातुओं में चालकता का भी गुण पाया जाता है। तो यह विद्युत की और ऊष्मा की चालक होती हैं। अब बात करें रासायनिक गुणों की, तो सबसे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं, पीछे जो पढ़ा है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ को क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट है वहाँ का भी। वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि धातु का शोधन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि निस्तापन की विधि क्या है, या फिर ये बन सकता है कि फेन प्लान विधि किसके लिए यूज होती है, या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि किसके लिए यूज होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके गुण की बात करें तो अगर हम धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो यह धात्विक ऑक्साइड बनाता है,
ठीक है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों अगर क्रिया करते हैं, सोडियम अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से क्रिया करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बहुत तेज़ी से जब क्रिया करता है तो क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, इसी वजह से यह हमारे कहीं भी अगर पानी मिला तो यह वहाँ पर क्रिया कर लेंगे। ठीक है। पानी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है ना, जल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये वहाँ तुरंत ही क्रिया कर लेते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। इसके साथ ही जल के साथ अगर एक एक्टिव मेटल है तो जल के साथ क्रिया करते करके एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसीलिए यह है कि अगर इन्हें हमने बाहर रख दिया तो ये बहुत ही जल्दी एक्टिव हैं, तो बहुत ही जल्दी ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। इसीलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर मिले तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम की तार को जलाएं ना तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिलेगा। यह जो पाउडर होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की तो जल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है या फिर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। और साथ में इसमें से जल हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, रंगहीन, गंधहीन, और साथ में यह जब इसके साथ अगर हम माचिस की तीली इसके पास ले जाएं तो यह क्या हो गया, उसके आग को बढ़ा देती है। ठीक है। आग तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है। इसके साथ सोडियम के साथ अगर हम जल की क्रिया कराएं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम का भी वही है, मैग्नीशियम अगर जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम बात करें एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, जब भी धातुएं एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, जैसे अगर बात करें जिंक की, ठीक है, तो जिंक यानी जस्ता, जस्ता क्या है, अगर HCl से अगर हम इस पर क्रिया कराते हैं, क्या मान लो आपके पास HCl की जिंक की कोई प्लेट हो, ठीक है, जस्ते वाली जो प्लेट होती है, इस पर अगर आप HCl की 1-2 बूंदे गिराएंगे ना तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको जब साफ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो जो जगह है ना वो खुरदुरी हो गई है। ठीक है। वो जगह क्या हो गई, खुरदुरी हो गई। क्यों हो गई है कि जो जिंक है वो HCl से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना दे रहा है। ठीक है। क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है। तो इस तरह से उसका क्षरण भी हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यह गैस के बुलबुले के रूप में निकलती है। ठीक है। तो मेटल और एसिड मिला के क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड क्या है, एक लवण है यानी साल्ट है, और इसके साथ यहाँ पर निकल रही है क्या, गैस। ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था अम्ल, क्षार, लवण, एकदम सिंगल चैप्टर जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताया था कि किस तरह से धातुएं क्रिया करती हैं। अब बात करें कुछ ऐसी धातुएं जो होती हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु और उपधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है। इन्हें हम उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु मेटेलॉइड कहते हैं। इनमें आता है जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है। अब धातुओं का संक्षारण या फिर कोरोजन ऑफ मेटल की बात करें, यानी कि धातुएं किस तरह से नष्ट होती हैं, इनका क्षरण किस तरह से होता है, किस तरह से ख़त्म होती हैं। तो देखो जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की और एल्युमिनियम की, ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम, इसको अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करें, ठीक है, जैसे कि बरसात का जब मौसम है, ठीक है, तो हमारे चारों तरफ आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा है ना, जो हमारा मौसम है, जो वातावरण है उसमें आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समय देखो कि जो भी वस्तुएं हैं ना, लोहे वाली वस्तु, उनमें जंग बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। अप्रैल के महीने में नहीं लगेगी क्योंकि उस समय आर्द्रता कम है। ठीक है, बहुत ही कम है आर्द्रता, तो उस समय अगर आपने बाहर कुछ रख दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी अगर इस समय बरसात के मौसम में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी वस्तु ऐसे बाहर कहीं रख दी है, लोहे की वस्तु, तो उसमें जंग लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि इस समय नमी है और नमी के साथ ऑक्सीजन इसको ज़्यादा मिल गया, और जैसे ही नमी के साथ ऑक्सीजन मिलता है यह वहाँ पर क्रिया कर लेता है। ठीक है। तो इस तरह से ऑक्साइड बनाता है, और जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, जंग होता है। ठीक है। इस वजह से जो अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, इस नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। तो अगर हम लोहे वगैरह की कोई वस्तु है धातु की, अगर हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट में रखते हैं ना तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो ह्यूमिडिटी है या जो नमी है, जो आर्द्रता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब तांबा जो होता है ना, तांबे के जो बर्तन होते हैं,
देखते होगे जो तांबे के आपके घर में पूजा वाले बर्तन होंगे, तांबे के बर्तन, उसमें अगर दही वगैरह रख दो तो क्या होता है, कुछ दिन में उसमें हरा हरा सा लग जाता है, एक आध दिन में ही उसमें हरा हरा सा लग जाता है। वैसे भी अगर आप उसको ऐसे रख दो कहीं भी ना, तो वो क्या होता है, उसमें थोड़ा हरा रंग आ जाता है। ये जो हरा रंग है वह कॉपर कार्बोनेट की वजह से आता है। किसकी वजह से? कॉपर कार्बोनेट है वो, और यह उसकी वजह से वह धातु जो होती है वो खराब होने लगती है। ठीक ऐसे ही चांदी का बर्तन, चांदी की अगर पूजा की कोई मूर्ति वगैरह है आपके पास, तो आप देखो, या फिर पहले, अब तो पता नहीं, चांदी के अगर कोई सिक्के वगैरह अगर आपने बाहर रख दिए हैं, ठीक है, तो उसमें नमी की वजह से आप देखोगे कि चांदी की जो भी चीज़ें होती हैं उस पर कालापन आ जाता है। और वह कालापन किसकी वजह से आता है? उसमें सल्फाइड की वजह से। ठीक है, तो जो सिल्वर है उसमें सिल्वर सल्फाइड का आ जाता है रंग, इसीलिए जो चांदी की चीज़ें होती है वो काली हो जाती है। कोई भी जैसे चांदी का सिक्का या चांदी के भगवान जी की कोई मूर्ति वगैरह है आपके पास, तो आप देखोगे वह अक्सर इसमें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब ऐसा रंग उनका बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह से मेटल अगर एसिड से क्रिया करते हैं तो भी वह नष्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जिंक अगर HCl के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, वो लवण बनाता है और साथ में वो जगह खुरदुरी हो जा रही है। तो खुरदुरी क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि वहाँ की जो वस्तु है, जो धातु है, वह नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो क्षरण है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो कई तरीके हैं। जैसे हम जब भी लोहे के जो होते हैं खिड़की वगैरह जो बनवाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हम पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं लोहे के खिड़की और दरवाजों को? ताकि उसमें क्षरण ना हो, ठीक है, उसमें जंग ना लगे। पेंट लगा देंगे तो उसमें डायरेक्ट नमी या फिर ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो वो क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह ग्रीस या तेल लगाते हैं। जैसे कि देखते होगे मशीन वगैरह हैं तो उसमें हमेशा लोग तेल डालते रहते हैं। क्यों तेल डालते हैं? ताकि उसमें जंग ना लगे। इसी तरह से नट बोल्ट हैं तो उनको जब खोलना होता है तो क्या करते हैं, उसमें तेल लगाते हैं। जैसे कभी ताला किसी का नहीं खुलता है, ताला बंद हो जाए, खुले ना, तो उसमें तेल डाल देते हैं। काफ़ी दिनों से अगर ताला बंद हो तो उसके लिए बता रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी चाबी से खोलना शुरू करो, तो उसमें क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं। क्यों? ताकि उसमें अगर जंग वगैरह लगी हो तो छूट जाएगी। ठीक है, ठीक ऐसे देखते होगे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे पेंट वगैरह करते हैं तो उसमें क्या मिट्टी के तेल का यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जंग ना लगे। ठीक, अब बात करते हैं गैल्वेनीकरण की। धातु की एक परत, अगर पतली सी परत हम चढ़ा दें किसी वस्तु पर, किसी धातु पर, एक धातु पर दूसरी अगर धातु की परत चढ़ा दें, तो फिर क्या होता है, वह भी उस पर क्षरण उसका रुक जाता है। जैसे कि लोहे की चादर पर अगर हम जस्ते को घोल, ठीक है, जस्ता, लिक्विड जस्ता को अगर हम उसकी एक परत चढ़ा दें, ठीक है, जिंक की, तो जो लोहे का और क्षरण है वो रुक जाएगा। तो जो छत वगैरह बनाना होता है अगर लोहे से, तो उसमें हम क्या करते हैं, जिंक का एक लेयर लगा होता है उस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अरे जो देखते होंगे जो पड़े होते हैं ना, जो भी टीन वाले पड़े जैसे लगते हैं ना, टीन वाले, वो अंदर लोहा होता है और ऊपर एक कवर होता है जस्ते का। ठीक है, इसके साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, विद्युत लेपन। इसमें लोहे के चारों तरफ क्रोमियम, निकल या टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो उससे जो लोहे में जंग नहीं लगती है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड तो बना लेता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो अंदर वाला एल्युमिनियम है उसमें अब दोबारा क्षरण नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगती है। तो इस तरह से अगर ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत हो जाए तो नीचे वाला जो एल्युमिनियम है वह क्षरण से बच जाता है। ठीक है, अब बात करें मिश्र धातु बनाकर भी हम वस्तुओं को बचा सकते हैं। या मिश्र धातुएं क्या होती हैं, समांगी मिश्रण होती हैं। ठीक है, दो अलग अलग धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। कई बार ऐसी भी होती है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो हम शुद्ध रूप में उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड का ही हम शुद्ध रूप में यूज नहीं कर सकते, उनको बहुत ही ज़्यादा उनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मुलायम हो जाती है वो, तो हम उनका यूज नहीं कर सकते शुद्ध रूप में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सोना होता है उसमें हम कॉपर मिलाते हैं। ठीक है, देखते होगे सोने का आभूषण अगर देखो तो उसके पीछे लिखा होता है कितने कैरेट का ये सोना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये अशुद्धि के रूप में कॉपर मिलाया जाता है जब भी आभूषण बनाना हो तो। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ मिश्र धातुओं के बारे में, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें क्या होता है, लोहा होता है और साथ में क्या होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, क्रोमियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है या निकल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो पीतल होता है, पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से होता है।
कांसा का निर्माण तांबा और टीन से होता है। सोल्डर का निर्माण शीशा और टीन से होता है। जो देखते होगे जो लोग जोड़ने का काम करते हैं, एक पतली पतली तार जैसे होते हैं जिनसे जोड़ा जाता है लोहे वगैरह को, तो वहाँ पर ये क्या होता है, वो सोल्डर होता है। ठीक है, तार या धातु को जोड़ने में उसका यूज किया जाता है। अब आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है मानव और मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है थर्माकोल का दूसरा नाम है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरॉन है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। तो देखो, फेरिक ऑक्साइड अगर मिलाएंगे तो हल्का नीला बनता है, हल्का नीला, जिसे हम बैगनी भी कह सकते हैं। खिड़कियों में जो कांच प्रयोग होता है वह साधारण या मृदु कांच होता है। तो अब डिटेल इसका देख लेते हैं। मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, तो 4 वस्तुओं के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिक, साथ में कांच, और क्या पढ़ना है? साबुन और मृत्तिका। ठीक है, 4 हमें इसमें पढ़ना है। बाकी एक टॉपिक जो इसमें था मानव निर्मित वस्तुओं में रेसे, वो मैंने आपको सिंथेटिक रेसे में बता दिया था। ठीक है, तो प्लास्टिक की बात सबसे पहले करें तो प्लास्टिक होता क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके उच्च अणुभार के बहुलक को हम कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक क्या होते हैं? 2 तरह के हो जाते हैं। ये किस आधार पर कि यह इनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोबारा अगर इनको हम गर्म करें तो क्या ये पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे, तो उसके आधार पर प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं। एक तो थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो मैंने जब आपको प्लास्टिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि थर्मोसेटिंग वो होता है कि अगर एक बार सेटिंग हो गई तो दोबारा ये रिश्ता नहीं टूटने वाला है। ठीक है, यानी एक बार सेटिंग हो गई तो दोबारा रिसाइकलिंग नहीं होने वाली है, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग। मतलब सिर्फ एक ही बार बन सकता है। जैसे कि कुकर का जो हैंडल होता है ना प्लास्टिक वाला, आप उसको दोबारा गला के दोबारा नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगर एक बार बन गया है लेकिन दोबारा चाहो उसको गला के वैसे बना लेना तो नहीं बना सकते हो। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? बार बार उनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है। ठीक है, तो जो पॉलीथीन होगा वो क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक होगा। और टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये सब क्या हो जाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इनको गर्म करने पर पुनः मुलायम नहीं कर सकते, जैसे कि बैकेलाइट। ठीक है, टेफ्लॉन और टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो होते हैं वो अज्वलनशील होते हैं, इसलिए इनका हम परत के रूप में प्रयोग करते हैं। अब किसी भी बर्तन का जो परत, ऊपरी परत जो बनानी होती है ताकि हाथ न जले, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, टेफ्लॉन और टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। अब यहाँ पर कुछ देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, इनका यूज क्या है। देखो, पॉलीथीन प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे पॉलीथीन का यूज क्या है? थैली बनाने में, न टूटने वाली बोतल बनाने में, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में। ठीक है, इसमें पॉलीथीन का यूज करते हैं। एक्रिलिक का यूज हम करते हैं कार एवं ट्रकों की जो खिड़कियाँ होती हैं उनको बनाने में। पॉलीप्रोपिलीन का यूज करते हैं रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में। स्टाइरॉन को थर्माकोल कहते हैं, इसको पैकिंग में बनाने, जो पैकिंग करते हैं ना हम चीज़ों को, उसके लिए यूज करते हैं, खिलौने बनाने वगैरह में। मेलामाइन का बर्तन बनाने में। बैकेलाइट बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आगे बात करें हम दूसरा कांच की, तो कांच क्या होता है? धातु के सिलिकेट होते हैं। ठीक है, कांच क्या होते हैं? धातु के सिलिकेट होते हैं। इसको मैंने कांच वाले चैप्टर में, मानव निर्मित वस्तुएं जो है कांच, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहो तो यहाँ वहाँ देख लेना। यहाँ पर मैं क्लास 8th लेवल का ही बता रही हूँ आपको। धातु के जो सिलिकेट का मिश्रण होता है वह होता है कांच। कांच एक मिश्रण है, ये याद रखना कि कांच क्या है? यौगिक नहीं है, एक मिश्रण है। ठीक है, इसका अनिश्चित गलनांक होता है और इसकी संरचना अक्रिस्टलीय होती है। ठीक है, इसमें क्रिस्टल नहीं बनते। जो साधारण कांच होता है वह साधारण कांच किसका बना होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। चूंकि जब हम जो कांच है उसको हम गर्म करें ना तो यह लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कांच को अति शीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि यह द्रव के रूप में बदल जाता है और पिघलने लगता है। इसी तरह से जब आप बोतल वगैरह देखो ना, कोई भी कांच वाली बोतल देखो तो नीचे वाला सिरा देखना आप, नीचे का जो उसका आधार होता है वो कैसा होता है? ऐसा लगता है बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है और जैसे वहाँ पर कुछ सिकुड़ा हुआ सा है। कभी बीच का सिरा देखना, वो सिकुड़ा हुआ सा, सबसे नीचे वाला पार्ट लगेगा आपको सिकुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह
ऊपर से नीचे की तरफ आया। और यही वजह होती है कि जो शीशे के गिलास वगैरह कुछ भी होते हैं ना, वह ऊपर पतले होते हैं। जैसे शीशे की बॉटल ही देख लो, ऊपर पतला होगा लेकिन उसका आधार मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि वो अतिशीतित द्रव है, ऊपर से वो पिघलता रहेगा, पिघलते पिघलते नीचे आता है, नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला रह जाता है। ठीक है, तो ये अतिशीतित द्रव है। अब बात करें जो कांच के प्रकार की, तो पहला है साधारण या मृदु कांच। मृदु कांच किसका बना होता है? सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत का बना होता है। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं बोतल, परख नली और खिड़की के शीशे बनाने में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिड़की के शीशे में कौन सा कांच लगा होता है, या जो बोतल वगैरह हम बनाते हैं उसमें कौन सा कांच होता है? तो मृदु कांच होता है, सबसे ईजी होता है, बड़ी जल्दी टूटता है। कठोर कांच जो होता है उसमें पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत पड़ी होती है। इसमें हम प्रयोगशाला के वे उपकरण बनाते हैं जिनको हम ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर सकें, जैसे कि बीकर हो गया। ठीक है, इनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें परख नली बनानी है, टेस्ट ट्यूब, तो हम मृदु कांच से बनाते हैं। यही वजह है कि टेस्ट ट्यूब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, बहुत पतले होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और कठोर कांच में बीकर वगैरह बनाते हैं, या फिर जो भी हमें गर्म करने वाली वस्तुएं हैं वहाँ पर, वो सब कुछ इससे हम बनाते हैं। ठीक है, अब फ्लिंट या प्रकाशीय कांच की बात करें, तो जो भी प्रकाशीय कांच की बात करें, तो अगर लेंस वगैरह जितने बनते हैं, जैसे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो मतलब दृष्टि दोष वाले जो लेंस हैं, ठीक है, वे लेंस किससे बनते हैं? फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच से बनते हैं। ठीक है, यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका का मिश्रण होता है। प्रिज्म भी इसी से बनाया जाता है। प्रकाशिक यंत्र या चश्मों के जो लेंस हैं, दृष्टि दोष वाले लेंस, वो इससे बनते हैं। ठीक है, अब बात करें धूप के चश्मे की, तो धूप के चश्मे में सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, और अब सीरियम ऑक्साइड से ये होता था कि बाहर में, जैसे आप धूप में जा रहे हैं तब तो आपको ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में आए, कमरे में आए, तो फिर दिखना बंद हो जाता था सीरियम ऑक्साइड की वजह से। तो इसलिए अब ये यूज किया जाता है फोटोक्रोमिक कांच का। ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच के जो लेंस होते हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड होता है। तो जैसे धूप में जाएंगे, इसका सिल्वर आयोडाइड की वजह से इसका गहरा हरा रंग होता है। तो जैसे धूप में जाएंगे, यह सिल्वर आयोडाइड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जैसे ही अंदर आएंगे तो फिर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब हम बात करें कलर्स की, तो अस्थाई रंगीन कांच बनाने के लिए, जैसे कि हम कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, अलग अलग कलर्स की आप चूड़ियाँ देखते हो, तो इसमें अलग अलग जो रंग होते हैं, उन रंगों के लिए हम प्रयोग करते हैं अलग अलग पदार्थों का। जैसे ब्लू रंग के कलर के लिए हम यूज करते हैं, मतलब गहरा नीला। ठीक है, यहाँ पर नीला की बात करें मतलब गहरा नीला, तो उसके लिए हम कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज करते हैं। हल्का नीला या बैगनी रंग के लिए हम फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और हल्का हरा रंग के लिए हम क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। साथ में येलो कलर के लिए हम सेरियम ऑक्साइड या और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मृत्तिका टॉपिक पे। तो मृत्तिका, जो भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। मिट्टी के जो पके हुए बर्तन हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? मृत्तिका कहलाते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, जीआई टैग, जो क्ले मिट्टी है, क्ले मिट्टी के जो खिलौने बने, उसका जीआई टैग किसको दिया गया है? इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा खास है। जानते हो आप कहाँ किसको दिया गया है? गोरखपुर को। ठीक है, तो अब देखो, मृत्तिका की बात करें तो पके हुए जो चिकनी मिट्टी या क्ले के बर्तन होते हैं उनको हम मृत्तिका कहते हैं। अच्छा, जब भी हम चिकनी मिट्टी या इसके किसी भी मिट्टी के जब हम बर्तन बनाते हैं तो क्या होता है? पहले तो उसमें पानी है, ठीक है, जब बर्तन है तो उसमें नमी है ना, जब वो कच्चा है तो जब हम उसको बहुत तेज आंच पे पकाएंगे तो उसके बीच बीच में छेद हो जाते हैं। ठीक है, बीच का जो पानी वगैरह वो तो जल जाता है, तो बीच में इसमें कुछ पोर बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं। इसी वजह से जो आप देखते हो ना कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे मिट्टी का दिया अभी दिवाली में जब जलाओगे तो जलाने के बाद अगर सुबह देखो वो पका हुआ मिट्टी का जो दिया है, पका हुआ मिट्टी का दिया बोल रही हूँ, उसको देखो तो उसके बाहर में क्या हो जाता है? चारों तरफ जो तेल लगा होता है, ठीक है, उसमें चारों तरफ सरसों का तेल बाहर आ चुका होता है। सरसों का तेल, तिल का तेल, जो भी लगाओ डालो उसमें, वह बाहर आ चुका होता है। ठीक है, अंदर आपने डाला लेकिन वो बाहर रहता है। क्यों रहता है वो? क्योंकि मिट्टी के उस दिए में ना पोर होते हैं, छिद्र होते हैं,
तो बाद में क्या किया जाता है, जब हमें जैसे कप वगैरह बनाने हैं, चीनी मिट्टी का कप, तो उसको बनाने के बाद उसमें लेड ऑक्साइड और जो टीन का ऑक्साइड होता है उसका हम लेप कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इसको डाल देते हैं, तो फिर ये जितने उसमें छेद होते हैं उन छेदों को ये कवर कर लेता है। इसीलिए चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें हमें गर्म चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें लेड ऑक्साइड है और लेड बहुत जहरीला होता है ना, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो खिलौने और मूर्तियाँ बनती हैं उनके लिए जो मिट्टी यूज होती है वह आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से बनी हुई मिट्टी होती है। किससे बनी होती है? फेल्सपार खनिज के क्षरण से बनी हुई मिट्टी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं साबुन की। तो साबुन के लिए अगर डिटेल पढ़ना है तो वो वाला टॉपिक देख लेना जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था साबुन क्या है, ठीक है। इसी टॉपिक में था मानव निर्मित वस्तुएं पार्ट 2 या पार्ट 3 था उसका वीडियो का। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के जो लवण होते हैं उनको हम साबुन कहते हैं। इन्हें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वनस्पति तेल से क्रिया कराकर बनाते हैं, ठीक है। जो डिटर्जेंट होता है वह साबुन की अपेक्षा अधिक झाग देता है और इसलिए ज़्यादा कपड़े भी साफ करता है। तो ठीक है, आज का इतना ही टॉपिक था। आप मुझे बताना वीडियो कैसी लगी और इसके बाद हम अगले 2 या 3 टॉपिक लेते हैं और इसको आज कंप्लीट करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मुझे ज़रूर बताना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छा हाँ, और 10 से 12:30 का जो मैंने आपको वर्क दिया था वो आप कर रहे हो, टेस्ट डेली दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं उसको।